हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 2 की, जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 एनसीईआरटी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थे उनका डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आइए करते हैं, पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये है कि let f is a function like this: 1 comma 1 and 2 comma 3, 0 comma -1 and -1 comma 3। ठीक है। बी अ फंक्शन, ओके, फ्रॉम z to z, defined by लीनियर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ऑफ बी, ओके, फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, ओके। डिटरमिन ए एंड बी, आपको फाइंड करना है कि हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ओके। तो आइए, सिंपली हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वन की इमेज क्या है 1, f2 की इमेज क्या है 3, f0 की इमेज क्या है -1 एंड f ऑफ -1 की इमेज क्या है -3। दिस इज गिवन, ये गिवन है हमारे पास। और सिंस एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पर क्या करें, हमें ए और बी निकालना है। तो कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, उससे ए और बी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हम बराबर 0 करेंगे तो एफ 0 हो जाएगा, और एफ 0 एयर हो जाएगा तुम्हारे पास ए इंटू 0 प्लस बी, इट मीन 0 प्लस बी, इट मीन बी। और यू नो दैट कि एफ 0 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ गया बी। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम किसी दूसरे पॉइंट को रख लेते हैं, तो हमने पुट एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1 प्लस का बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और F1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि हमारे पास जो b है वो -1 है, तो पुट कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x -1, है ना। तो ये हमारे पास आंसर, ए और बी फाइंड करना था। तो ये हमारे पास बी -1 है और ए 2 है। दिस इज सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं। आपको जो पॉइंट से पता है, और अगर मान लो वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, -1 3 आ गया। तो 2 3 से रिलेट करता है, गिवन ही है। और एफ ऑफ -1 अगर पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 इज माइनस का 2, -1 इज -3, तो -1 -3 से रिलेट करेगा बाय दिस फंक्शन, ओके। तो we have this solution of the question number 8, ओके। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है कि गिवन सम रिलेशन आर, तो यहाँ पर लिखा है let this r be a relation from set of natural number to natural number n to n, defined by this r is equals to क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a comma b, such that this a and b belongs to n, and this is a is just equal to b square। ठीक है, r द फॉलोइंग ट्रू, है ना, बताना है कि ये जो फॉलोइंग है वो ट्रू है या फिर नहीं। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन सा ट्रू है इसमें। पहला इन्होंने पूछा है कि दिस
ए कामा ए मतलब ए से रिलेट करता है फॉर ऑल ए फ्रॉम नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर खुद से रिलेट करता है बाय दिस रिलेशन। तो नो, नहीं करता। एक काउंटर एग्जांपल देख लेते, एक कोई भी एक नेचुरल नंबर जो इस रिलेशन को फुलफिल नहीं करता, हम ए बराबर 2 ही ले ले, ठीक है, तो क्या 2 2 स्क्वायर के इक्वल होता है? नहीं ना, है ना, इज नॉट इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दिस 2 कामा 2 will not belongs to नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब है कि दिस आंसर इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। या यू कैन से फॉर दिस स्टेटमेंट नो। क्या पूछा है ना, आर द फॉलोइंग ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट वन, समझ पा रहे हैं ना। अगर हमें जर्नल वे में कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसके लिए हम कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ लें, एग्जांपल ढूंढ लें जो उस चीज को फुलफिल नहीं करता, और वो हमारे स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए कमा बी बिलोंग्स टू आर implies this b comma a is also belongs to r। ठीक, तो देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लो कहा कि जिस सपोज दैट हमने a बराबर 4 लिया और b इक्वल टू 2 लिया, है ना। तो क्लियरली यू कैन से कि दिस 4 इज जस्ट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना। तो नाउ यू कैन से कि दिस 4 कामा 2 मतलब 4 2 से रिलेट करता है या इट बिलोंग्स टू आर, है ना। बट हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास b मतलब 2 है, और इधर हम क्या, हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं ना, इट मीन्स 2 कामा 4 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो एक पेयर मिल गया हमको, इसका मतलब हमारी बात गलत हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, इफ a कमा b बिलोंग टू आर देन b कमा a आल्सो बिलोंग टू आर इज फॉल्स, है ना। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इसका या कह सकते हो नो इन आंसर। ये इसका मतलब ये यहाँ पर ये भी कह सकते हो नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है ना रिफ्लेक्सिव फंक्शन की, और इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर नंबर थर्ड में क्या है कि a कमा b belongs to r and b comma c is belongs to r implies a comma c is belongs to r। ओके, तो हमको भी ये भी देखना पड़ेगा। तो कोई भी ले लेते एग्जांपल। हमने कहा कि दिस 4 इज रिलेटेड टू 2। ओके, और ये सब नेचुरल नंबर से ले रहे हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं कि ये पेयर होगा, इसको लेके लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम को ऐसा देखा, ऐसे करते थे, 4 चुको 16 होता है ना, तो ये 16 इज रिलेटेड टू 4, ये फुलफिल करेगा। और 4 इज रिलेटेड टू 2, क्लियरली हमें ये देखना है ना, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ये दोनों पेयर कहाँ पर होंगे? आर के अंदर। बट हम देख पा रहे हैं कि दिस 16 जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू सी, है ना। दिस क्योंकि इसको हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, है ना। हमारे पास ए रिलेट बी से तभी करेगा ना जब दिस ए इज द स्क्वायर ऑफ बी, है ना, बी का स्क्वायर हो। बट यहाँ पर 16 2 का स्क्वायर नहीं है, इज नॉट इक्वल, तो दिस इंप्लाइज 16 कामा 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेयर मिल गया, ये तो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, मतलब ये 16 4 से रिलेट कर रहा है, 4 2 से रिलेट कर रहा है, बट 16 2 से रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे? नो, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो यही होती है ना, रिलेशन के ट्रांजिटिव होने का। ओके, तो ये हो गया। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो हमारे पास ट्रू नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस,
आपको ये भी बताना है कि ये क्यों नहीं। ठीक है, गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम प्रोसेस पूछा गया है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके, एंड बी इज इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16। ये है तुम्हारे पास बी। और एफ एक डिफाइन किया गया है, दिस इज द एफ। और एफ कुछ इस तरीके से है, दिस एफ इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 और 4 5 2 11। ये है तुम्हारे पास। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें मतलब इस रिलेशन या इस सेट को लेकर आपको बताना है कि कौन से ट्रू है, मतलब ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है। रिलेशन है या फंक्शन है, ये बताना है आपको। तो इसमें ये चेक करना है, फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, सो आइए जरा फर्स्ट में इन्होंने कहा है कि एफ इज रिलेशन, रिलेशन, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। दूसरे में इन्होंने पूछा है कि क्या ये एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू, है ना। और आंसर के साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई और आंसर इन ईच के। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस सोल्यूशन। तो a equals to 1 2 3 4 and b is 1 5 9 11 15 and 16, है ना। ये a के अंदर जो है 1 to 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर जो ये चीज जरा देख लो, f जो गिवन है दैट इज योर 1 5, मतलब 1 5 से रिलेट करता है, 2 9 3 1 4 5 एंड 2। यू नो दैट कि एवरी पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। कोई भी सबसेट हो तो हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारा सेट लिखा हुआ है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और नॉट, है ना। तो उसके लिए क्या देखना होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स हैं वो ए से बिलोंग करने चाहिए, है ना। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट पोजीशन शुड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 2 है, इट मीन 1 2 3 4। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन सेकेंड वाले हमारे पास बी से करने चाहिए। तो यहाँ पर 5 है 9 है 1 है 5 है और 11 है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट फ्रॉम बी से, इसका मतलब दिस एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये अगर इसका सबसेट है तो क्या होगा, रिलेशन होगा। तो दिस इंप्लाइज एफ इज अ रिलेशन। ओके, इसका मतलब है दिस इज ट्रू। यस, यस इट इज ट्रू, है ना। ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये पहला का हुआ आंसर। दूसरे की अगर हम आंसर की बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन वी हैव द यूनिक इमेज। या कह सकते हो हर एक एलिमेंट ए के लिए हमको एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो बट यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है। तो यू कैन लिखो सिंस F2 is equals to 9 and F2 is just equal to 11, तो देयर इज नो यूनिक इमेज, है ना। यूनिक इमेज वाला जो कौन वो डेफिनेशन है वो हो जाएगी। दिस इंप्लाइज नॉट यूनिक इमेज फॉर 2, है ना। तो दिस इंप्लाइज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है,
फॉल्स है, ठीक है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज नॉट। ओके, तो वी गॉट आंसर्स ऑफ द टू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 11th प्रॉब्लम कि लेट एफ, समझ में आ गया। बहुत इजी है कि हमारे पास ये देखना है कि यूनिक इमेज आता है कि नहीं। अगर यूनिक इमेज आ रहा है तो ये देखना है कि डिफाइंड होना चाहिए हर एक पॉइंट जो ए के अंदर है। जिसका मतलब ए से बी के ऊपर ये फंक्शन नहीं है बट इट इज अ रिलेशन। ओके, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z cross z defined by like this is your ab and a plus such that a and b belongs to j, ठीक है। इज f a function from z to z, justify आपको देखना है कि ये आपका सबसेट है, दिस इज फंक्शन है या फिर नहीं। आइए जरा चेक करते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो f डिफाइंड है, दिस इज f इज डिफाइंड लाइक दिस, ए बी कामा ए प्लस, such that a and b belongs to z। तो यहाँ पर a just not exactly related to b। यहाँ पर जो a b तो z से ले गए हैं बट यहाँ पर जो x है वो है a b और जो y है दैट इज योर a प्लस। इसका मतलब दिस इज रिलेटेड टू दिस। वी नो दैट कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर्स को सम करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है। तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रही कि ये नंबर जो है वो इंटीजर है, दिस इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। इसका मतलब है कि डिफाइंड तो होगा बट ये फंक्शन है कि नहीं उसकी बात हम देख लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि यूनिक इमेज चाहिए। हर एक जो ये प्रोडक्ट आएगा ए बी या ये जो नंबर बनेगी ए टू बी एक्स बनेगा, उसके लिए एक ही एलिमेंट होना चाहिए एक जो मतलब सम करे। तो इसके लिए हमें अगर पहले तो हम एग्जांपल्स खोजने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई अगर ऐसा है जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे तो हम तुरंत कह पाएंगे कि फंक्शन नहीं। बट अगर नहीं हम खोज पा रहे तो हम प्रूफ की तरफ जाते हैं कि फंक्शन होगा ही होगा। हर एक प्रोडक्ट जो नंबर बनेगी उसके लिए एक यूनिक ए प्लस बी आएगा, ठीक है। तो हम हमारे दिमाग में आ रहा है ए बराबर 0 रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए और बी तो बी रहने तो 0 इंटू बी इट मीन 0। तो हमको जो नंबर बनी वो 0 बना। अब अगर हम और a प्लस बी अगर हम करते हैं या 0 प्लस बी करते हैं तो वी विल गेट, इट मीन 0 इज रिलेटेड टू बी फ्रॉम ए। या अगर b बराबर 0 रख दिया तो अब हम b कुछ भी रखें। अगर मान लो हमने b रखा 1 2 3, सपोज दैट इस तरीके से हम और भी नंबर सब रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव व्हाटएवर वी कैन टेक एनी इंटीजर। तो हम एक चीज दे रहे हैं कि 0 जो है रिलेट करेगा 1 से भी, 0 2 को भी 2 देगा, 0 3 भी देगा, 0 4 भी देगा, 0 5 भी देगा। बिगल्स इनफाइनाइट, हमें तो एक से ज्यादा मिल गया, यूनिक चाहिए बट यहाँ पर 0 के लिए यूनिक इमेज नहीं रही। ओके, तो हमको एक नहीं इनफाइनाइट जो है हमको मिलेंगी इमेजेस फॉर 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेशन है, फंक्शन तो नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस 0 हैज मोर देन 1 images, this implies given subset does not form a function।
कॉमा फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिक इमेज नहीं आ रही है ना, यूनिक इमेज। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम जीरो को प्रोडक्ट करेंगे वी विल गेट जीरो। अब जीरो प्लस बी करोगे तो बी आएगा। अब बी कुछ भी रखो तो बहुत सारे हमारे पास जीरो की इमेजेस आ जाएगी, है ना। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। आइए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं, 12th वाला। आपके इस चैप्टर रिलेशन फंक्शन का लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट एक्सरसाइज का। ओके, तो आज बहुत दिनों बाद ये रिलेशन फंक्शन जो है चैप्टर आपका फिनिश होगा। चलिए 12th क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं। दैट इज क्या लिखा हुआ है, लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू 9 10 11 12 13। ओके, एंड let this f is from a to n be defined by f of n is just equal to the highest prime factor of n. Find the range. Find the range of f. तो a is equals to 9 10 11 12 13 है, और f कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, है ना। n मतलब a का कोई भी मेंबर, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो अब अगर हम सोल्यूशन लिखना चाहें यहाँ पर अगर हम देखना, अगर हम यहाँ पर f ऑफ 9 लिखना चाहें तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। क्योंकि 3 द प्राइम, अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से डिवाइड, 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, और 9 इटसेल्फ कर सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास हाईएस्ट क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से एफ ऑफ 10 का प्राइम फैक्टर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कौन सा होता है, 5। ठीक है, फिर इसी तरीके से एफ ऑफ 11 की बात करेंगे तो 11 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। एफ ऑफ 12 की अगर बात करोगे तो हमारे पास हाईएस्ट प्राइम जो डिवाइजर है, फैक्टर है, वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज योर 3, है ना। 3 डिवाइड करता है, और कोई 5 नहीं करेगा, 7, उसके बाद कोई हमारे पास 5 फैक्टर। 13 की अगर हम बात करें तो 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा। तो यही हमारे पास रेंज हो गई। तो फाइंड द रेंज ऑफ द एफ। तो रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये कलेक्टिवली हम ये नंबर्स लिख दें, क्या, 3 5 11 एंड 13। तो दीज आर द रेंज, है ना, दीज आर रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल से रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक था, और बहुत बड़ा, बहुत सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो आज आपका जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी, उसका फुल कोर्स आपका रिकॉर्ड हो गया। पूरा टॉपिक का बहुत अच्छे से हमने चीजों को सीख लिया है, बहुत अच्छे से हमने चीजों को डिस्कस कर दिया है। तो अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी हो रही है तो उनको आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को देख डालिए, और हर एक प्रॉब्लम, हर एक एग्जाम्पल के ऊपर हमने काम किया है, और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए मोस्टली। और ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी मैथमेटिक्स जर्नी में। मैथमेटिक्स क्या, साइंस में अगर फील्ड में है तो आपको फंक्शंस की जरूरत ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है। तो फंक्शन का डिफिनीशन को समझना, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम दे रहे हैं या नहीं, किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। और फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो मस्ट विजिट दैट लेक्चर आल्सो। बट ये जो लेक्चर्स हैं, नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो गए, अभी हम नेक्स्ट से क्या करेंगे कि हम थोड़ा लेंथी लेक्चर्स बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम एक लेक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर कर सकें। तो
ओके, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि बोर्ड पे हम जो टीचिंग करें या फिर ये जो हम पेनटैब से टीचिंग करते हैं, इनमें से कौन सा आप लोगों को ज्यादा समझ आता है, ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब विजिबिलिटी अच्छी रहती है और क्लैरिटी अच्छी रहती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंदर, और कि कैसा ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अब और भी कोई फीडबैक देना है, कोई भी चीज आपको लिखना है, कमेंट में लिख दीजिए। ओके, और ठीक है, अब अच्छा पढ़िए और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।